और उनका आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो उनको मैंने ये आपको कंडीशन ओ वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर इज इक्वल टू। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखो, वेक्टर डिस्कशन कर रहे हैं। वेक्टर में 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। कल हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन से रिलेटेड हमने सारे रिजल्ट देखे थे, एक सवाल भी किया था। अब उसी को 1-2 सवाल करेंगे और उसी को फिर हम आगे चलेंगे, आगे की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ रिजल्ट समराइज कर दूं कि जब हमने वेक्टर 2 वेक्टर को ऐड किया था तो उसका जो रिजल्टेंट था, उसका जो मैग्नीट्यूड निकाला था, मैग्नीट्यूड का मैंने रेंज निकाला था वेक्टर a माइनस बी से वेक्टर a प्लस बी तक होगा। रेंज का मतलब कि जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का, वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल या उससे बड़ा और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के समेशन से इक्वल या उससे छोटा होगा। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमने किया था और इस पे एक सवाल भी हमने करा हुआ था। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास एक सवाल कुछ ऐसा देता है कि सपोज मेरे पास x एंड y 2 वेक्टर हैं। ठीक है, ये 2 वेक्टर हैं। मेरे पास बोलता है कि इन दोनों का जो सम है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इनके डिफरेंस के है। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल देता है, इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है। तो हमसे बोलता है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड y। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड y, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे कंडीशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो वेक्टर x है इसका मैग्नीट्यूड x है और जो वेक्टर y है इसका मैग्नीट्यूड y है। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, वो दिया भी होगा आपको सवाल में इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। आपको याद है प्लस वाला रिजल्टेंट हमने लिखा था ना कि जब 2 वेक्टर को ऐसा था, एक वेक्टर a दूसरा वेक्टर b ऐसा था, तो जब हमने ऐड किया था इनको, तो ऐड करने के बाद मेजर डायगोनल आई थी और इसकी वैल्यू थी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी था। और इस वेक्टर r का हमने मैग्नीट्यूड लिखा था तो रूट में आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया था। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ए वेक्टर कुछ इधर आ जा रहा था और इसका सब्ट्रैक्शन ए बन रहा था, तो ए मेरा बन जा रहा था माइनर डायगोनल। और ये जो वेक्टर आर था इसको मैंने लिखा था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और इसका जब मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, सपोज इसको चलो r1 बोल देते हैं और इसको r2 बोल देते हैं, तो वेक्टर r2 का जो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था वो लिखा था वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अभी मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ इतना, क्योंकि ये कल पढ़ा चुके हैं, आज समराइज कर रहे हैं उसको फटाफट से। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ दिया है तो मैंने लिखा, प्लस वाला लिख लिया। अब इधर 3 टाइम्स ऑफ माइनस वाला लिखोगे तो एक्स स्क्वायर, देखो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 2ab कॉस थीटा है, तो हो जाएगा क्या, माइनस का 2xy और कॉस थीटा। ठीक है, समझ आई बात? एक्स और वाई के बीच का एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, एक काम करो, 9 से उधर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy कॉस थीटा। ठीक है, एक काम करो, कॉस थीटा वाले टर्म को एक तरफ लिखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको उठाकर इधर ले आओ, मतलब इस वाले पोर्शन को उठाकर इधर ले आओ और इसको जो है उस तरफ ले जाओ, तो 18xy कॉस थीटा और 2xy कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 20xy कॉस थीटा बन जाएगा एक तरफ। ठीक है, इसको उठाकर जब उधर ले जाओगे, इसको देखो, x को इधर ले आओगे और y को भी इधर, तो यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 8y स्क्वायर हो जाएगा। ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास इधर आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 8 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 8 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर, एक काम करो 4 कॉमन लो क्योंकि 4 ही कैंसिल आउट होगा। अगर 4 कॉमन ले या 8 ही ले लो, चलो देखते हैं,
8 कॉमन ले लो तो 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। 8 को एक काम करो 4 से कैंसिल आउट करो तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5xy कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 5xy। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या है आपके पास कॉस इनवर्स और इधर हो जाएगा क्या 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 5xy। ये हो गया मेरे पास थीटा। समझ आई बात? ठीक है, तो जो कंडीशन दिया है उसी को अप्लाई करते चलो। ठीक है, ये एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन होगा, ये बोलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स समथिंग है, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई समथिंग है, आपको दिया होगा। समझ आई बात यहाँ तक? तो इस तरह के सवाल कई बार जेईई मेंस में या एनटीए के ही सवाल है तो नीट में भी पूछे जा सकते हैं। समझ आए? नीट में तो खैर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 1 मिनट में वहाँ पे सॉल्व भी होना होता है, तो ऐसा ना पूछे, लेकिन जेईई में इसके सवाल ऐसे पूछ सकते हैं। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? अब एक सवाल और करते हैं, जरा बेसिक और समझ लेते हैं यहाँ पर, जरा समझना। एक काम करते हैं ना, प्रीवियस स्लाइड में ही चलते हैं। देखो सपोज मान लो कि अभी तो जो वेक्टर ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो वेक्टर क्या है, वो हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। एक वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, दोनों के बीच का एंगल ए है, तो आप बताओ इनका सम क्या होगा, उसका रिजल्टेंट। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मान लो कि सीधे सीधे वेक्टर मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दे। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, आई जे और के कैप के रूप में। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास दे दिया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 5k कैप, और वेक्टर बी मुझे दे दिया 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस का 7k कैप, ऐसा दे दिया। और मेरे से पूछ रहा है कि आप a प्लस बी बताओ, इन दोनों वेक्टर को ऐड करके बताओ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेक्टर दिया होगा और उन दोनों को ऐड करना है तो आप i वाले को i वाले के साथ ऐड करें, j वाले को j वाले के साथ ऐड करें और k वाले को k वाले के साथ ऐड करें। ध्यान रखना इस प्रोसेस में साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर माइनस प्लस है तो प्लस होने की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2i प्लस 3i कितना हो जाएगा 5i कैप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस 2j है और माइनस 5j है, तो दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन साइन नेगेटिव ही आता है, तो 7j कैप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 7 12k कैप हो जाएगा। समझ आई बात? तो ये हो गया प्लस। अगर मान लो इनका सब्ट्रैक्शन करना हो तो a माइनस बी करना हो तो वेक्टर a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। तो बेसिकली वेक्टर v को नेगेटिव करके ऐड ही तो करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेक्टर है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेक्टर है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली i वाले में से i वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, j वाले में से j वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो और k वाले में से k वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर वेक्टर a क्या है 3i कैप है, और वेक्टर बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप है, माइनस का वेक्टर बी क्या है हमारे पास 2i कैप माइनस 5j कैप, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो एक बात बताओ, इस माइनस को ओपन करोगे तो माइनस जाके हर जगह मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप, और माइनस का ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो माइनस का 7k कैप। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 3i माइनस 2i, क्या हो जाएगा i बचेगा, माइनस 2j प्लस 5j कितना बचेगा प्लस का 3j बचेगा, प्लस का 5k माइनस का 7k क्या बचेगा माइनस का 2k बचेगा। तो बताओ समझ में आई a माइनस बी कैसे निकालेंगे और a प्लस बी कैसे निकालेंगे। सिंपली जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हो i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ कर देना। समझ आई यहाँ तक बात? क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। एक सवाल करते हैं पॉलीगॉन लॉ पर। ये जेईई में आया हुआ है, जेईई मेंस में सवाल आया था। कह रहा है कि एक हमारे पास ऑक्टागन है, ठीक है, ऑक्टागन है और इसको टर्म यूज करेगा रेगुलर ऑक्टागन। तो इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझाता हूँ। रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है। रेगुलर ऑक्टागन अगर आप बनाओगे तो सपोज मान लो कि 1 2 तीसरी साइड, ये हो गया चौथी साइड, 5वीं साइड, 6ठी और 7वीं साइड, और ये हो गया 8वीं साइड। इस तरीके से बनेगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको मान लूँ कि वेक्टर a b c d e f g और h
ऐसा कुछ दिया है ऑक्टागन। तो रेगुलर का मतलब होगा कि ए बी की लेंथ इक्वल होगी बी सी की लेंथ से, इक्वल होगी सी डी की लेंथ से, इक्वल होगी डी ई की लेंथ से। बेसिकली जितनी भी ये साइड आपको दिख रहे हैं सारी आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसको बोलते हैं रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मेरे से बोल रहा है कि इसको आपको निकालना है और आपके पास एक वेक्टर दिया है ओ ए वेक्टर, और ए वेक्टर दिया है आपके पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप। ए वेक्टर दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि आप बताओ वेक्टर फाइंड वेक्टर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर और प्लस ए एच वेक्टर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें निकालना है। ठीक है, ये सवाल है, ये जेई मेंस का सवाल है। ठीक है, चलो जरा समझते हैं इसको। ओ क्या होगा, ओ इसका सेंटर होगा, ये दिया हुआ। ठीक है, तो मैं अगर यहां से एक वेक्टर लिखूं ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट ओ हो गया, तो मैं ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो मैंने जो मेरे पास, अब मैं इस ट्रायंगल को अलग कर रहा हूँ, एक बार फिर से बना के देखते हैं। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ए ओ है और ये बी है। ठीक है, तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी, ट्रायंगल लो लगाया, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर हो गया, क्योंकि ए बी वेक्टर जो है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन देखो तो इन दोनों वेक्टर के, ए ओ वेक्टर और ओ बी वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट है। भाई इसका देखो क्या चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज है। समझ आई बात यहाँ तक? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ए बी वेक्टर को लिख सकता हूँ ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आई सबको कि ए बी वेक्टर को मैंने लिखा ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलो अब मैं क्या करूँगा, एक काम करते इसको ना थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे। अब मुझे ए सी वेक्टर लिखना है, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, जरा समझना, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, मेरे पास ए पॉइंट ओ था, ओ लिख लिया, मैंने लिखा ए ओ और ओ सी, और मैं बना दिया ए वेक्टर। तो ए ओ वेक्टर यहां से ए ओ सी इज इक्वल टू ए सी वेक्टर आ जाएगा। तो मैंने लिखा ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर लिख दिया। भाई देखो, अगर आप ट्रायंगल लो ए ओ सी, तो ए ओ सेम ऑर्डर, ओ सी सेम ऑर्डर, बट ए सी अपोजिट ऑर्डर में है। तो जो सेम ऑर्डर में आते हैं उनका सम एक अपोजिट ऑर्डर वाले के इक्वल होता है। तो मैंने ये लिख लिया। इसी तरीके से मैं लिखूंगा ए डी वेक्टर। अब जरा देखना, ए डी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया ना, ये साइड क्यों इरेज हो गए, इसको बना देता हूं इसी कलर से। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर देखना, ये पॉइंट मेरा ओ हो गया, मुझे ए डी वेक्टर लिखना, तो ये बन गया ए डी वेक्टर, ये बन गया ए ओ वेक्टर और ये बन गया ओ डी वेक्टर। तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर। तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर हो जाएगा ए डी वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो मैं अब लिखते चला जाऊंगा ए ओ वेक्टर प्लस, देखो आपको ओ ई वेक्टर बनाना है, तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू ए ई वेक्टर, तो प्लस ओ ई वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से ए एफ वेक्टर लिखोगे तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से ए जी वेक्टर लिखोगे तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से ए एच वेक्टर लिखोगे तो हो जाएगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर हो जाएगा। समझ आई बात? सबको ऐड करना है, तो मैंने सबको ऐड कर दिया। मुझे एक बात बताओ, ये जो ओ बी वेक्टर बना, ठीक है, यहां से देखना, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, देखो ये मेरा पॉइंट ओ था। ठीक है, मैंने क्या बनाया था यहाँ से ए ओ वेक्टर और ओ बी वेक्टर। ठीक है, और इसके बाद इधर है एफ पॉइंट। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वेक्टर बना ये ओ एफ वेक्टर बन गया, ओ बी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर, भाई इधर है
ओ बी वेक्टर और इधर है ओ एफ वेक्टर, और दोनों सेंटर से ही है तो दोनों की लेंथ सेम होगी, और डायरेक्शन क्या है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कौन कौन कटा, ओ बी वेक्टर कट गया और ओ एफ वेक्टर कट गया। इसी तरीके से जब मैं लिखूंगा क्या, ओ सी वेक्टर इधर आएगा और ओ जी वेक्टर इधर आएगा, तो ये दोनों अपोजिट इक्वल कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओ सी वेक्टर और ओ जी वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ओ डी वेक्टर, तो ओ डी वेक्टर किधर आएगा, पहले तो इसको इरेज कर दो यहां से, इस पॉइंट को, ठीक है। तो ओ डी वेक्टर इधर है और इसका अपोजिट अगर अपन बनाएंगे तो ये आएगा करीब ओ एच वेक्टर, अगर सही से फिगर बनेगा तो। ओ डी वेक्टर और ओ एच वेक्टर कैंसिल आउट हो गया, ओ डी वेक्टर और ओ एच वेक्टर कैंसिल आउट हो गया। ओ ई वेक्टर इधर है और ए ओ वेक्टर इधर है, इसको जरा ध्यान से देखना आप लोग, कलर ए वाला ले लेते हैं। ये हो गया ए ओ वेक्टर और ये हो गया ओ ई वेक्टर। देखो ए ओ वेक्टर और ओ ई वेक्टर क्या है, ए ओ वेक्टर ऊपर की तरफ, ओ ई वेक्टर इसी में ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन में है और लेंथ सेम है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ओ ई वेक्टर को अलग से ए ओ वेक्टर लिख सकता हूं? अरे बताओ लिख सकता हूं या नहीं भाई? ओ ई वेक्टर जो है और ओ ए वेक्टर दोनों सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। दो वेक्टर के इक्वल होने की कंडीशन क्या था, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। समझ आई बात? तो अब देखो ओ ई तो बन गया ए ओ वेक्टर, अब इन सबको ऐड करें तो ओ ए सब जगह बच गया, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और एक ए बचा 8, तो 8 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर बन गया, ठीक है, ए ओ वेक्टर। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है क्या, ओ ए वेक्टर गिवन है, ओ ए वेक्टर गिवन है, तो क्या मैं इसको ए ओ वेक्टर बना सकता हूं? कैसे, माइनस साइन लगा दो भाई, एक वेक्टर दिया है तो अगर उसको अपोजिट करना है तो उसमें एक माइनस साइन लगा दो, मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 3i कैप प्लस का ये बन जाएगा 2j कैप और माइनस का k कैप, ये मेरे पास ए ओ वेक्टर आ गया। बस यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर लिखो, कितना है, माइनस का 3i कैप सॉरी प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको ऐड किया सबको, इधर क्या हो गया 8 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 24 i कैप हो गया, प्लस का 16 j कैप हो गया और माइनस का 8 k कैप हो गया। समझ आई बात है? ठीक है, तो ये पॉलीगन लॉ पर था, ऐसा सवाल आता है। अब रेगुलर का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। समझ आई बात है यहाँ तक? क्लियर सबको? चलो भाई आगे की तरफ चलें। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जो सवाल बनते थे अलग अलग टाइप के हमने करा दिया, ठीक है। अब जरा इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि जब हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा और वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होगी, वो क्या होगी जरा उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से सब लोग देखेंगे। ठीक है, चलो तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर को ऐड किया तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो एडिशन की होगी सब्ट्रैक्शन की होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को भी तो हम एडिशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं भाई, ए माइनस बी है तो इसको ए प्लस वेक्टर ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये प्लस ही बन गया, तो सेम दोनों का सेम होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जरा उसको समझते हैं अपन। कह रहा है कि दो वेक्टर को आप ऐड करो, ए प्लस बी लिखो और सब्ट्रैक्ट करो, ए माइनस बी लिखो, जो इनका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, और यहां पर हमने क्या मान रखा था उसको आर, ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो क्या है, ये पढ़ाते हैं सबको ही है और सब पढ़ते भी हैं, लेकिन अगर ऐसा कभी स्टेटमेंट आ जाएगा तो 50% लोग गलत करके आएंगे। भाई दो वेक्टर को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, समझ आई बात? ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऑलवेज
वेक्टर क्वांटिटी आएगा, कभी भी स्केलर नहीं हो सकता। जैसे अभी आपको आगे पढ़ाएंगे डॉट प्रोडक्ट, तो हम देखते हैं कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर नहीं होगा। दो वेक्टर को आप चाहे ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, उनका रिजल्टेंट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों जो हैं क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। सपोज मेरे पास लिखा है a प्लस बी, तो कम्यूटेटिव का मीनिंग होता है कि दोनों को प्लेस को क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम a प्लस बी को b प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं, या हमारे पास गिवन है a माइनस b वेक्टर, तो हम इसको b वेक्टर माइनस ए वेक्टर अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस b वेक्टर प्लस ए वेक्टर। भाई ए साइन के साथ ही आप इंटरचेंज करोगे, तो इनका प्लेस हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो कम्यूटेटिव होता है, आगे जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, वहां पर बताएंगे कि क्यों नहीं होता, ठीक है, जबकि डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये सारी बातें आगे होनी है अभी, ठीक है। चलो अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं जरा। दो समझ लिया हमने। तीसरा कि दो वेक्टर है, अगर मेरे पास वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ आपको, ये सब लॉ आपको मेरे ख्याल से 8th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, बट यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज मान लो मेरे पास एक वेक्टर है a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ऐसा कुछ लिखा हुआ मुझे, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पर कि जो वेक्टर a है और c है ये दोनों एक साथ है, क्या मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ वेक्टर a प्लस वेक्टर c प्लस b प्लस वेक्टर c। देखो b अभी क्या है, c के साथ एसोसिएटेड है। पहले अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, तो पहले b प्लस c को सॉल्व करोगे देन a को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर b पहले किसके साथ सॉल्व हो रहा है, c के साथ, इसलिए b अभी यहाँ पर c के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। लेकिन जब आगे देखो तो b को मैंने a के साथ एसोसिएटेड कर दिया, कि पहले आप a प्लस b को सॉल्व करोगे देन c को सॉल्व करोगे, समझ आई बात। तो b पहले सी के साथ एसोसिएटेड था, अभी किसके साथ एसोसिएटेड हो गया, ए के साथ एसोसिएटेड हो गया। तो वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, एसोसिएटिव होता है। समझ आई बात, क्लियर। अच्छा, एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं प्रॉपर्टी में ही आपको बता देता हूं, उसको आपको ध्यान रखना है। सपोज कि दो वेक्टर हैं, रिजल्टेंट ऐसे लिखो इसको, रिजल्टेंट ऑफ two vectors having same magnitude bisect angle between them। इसका मीनिंग क्या, जरा इसको समझते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर a इधर है और दूसरा वेक्टर b इधर है, सपोज ऐसा वेक्टर है मेरे पास, और कंडीशन क्या है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड b, ठीक है। सपोज मान लेते हैं 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं कि थीटा है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच से निकलेगा। भाई बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बोल रहा है कि एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करने का मतलब कि दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से एंगल हो जाएगा θ/2 और यहां से एंगल हो जाएगा θ/2। लेकिन ये कब होगा, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, समझ आई बात। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनके बीच जो एंगल है वो हाफ हाफ एंगल में डिवाइड करेगा, कौन, रिजल्टेंट उसका, ठीक है। कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड जो है सेम होना चाहिए। समझ आई यहां तक बात, क्लियर सबको। चलो बहुत बढ़िया, आगे की तरफ जरा चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, इसको भी जरा समझते हैं
कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर हैं, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एंड पहली कंडीशन ए मान लेते हैं, और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी थीटा 120 डिग्री होना चाहिए। थीटा क्या है? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर, वो जो है इन दोनों के बीच से जाएगा। कहाँ से? इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच से जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो होगा इन्हीं दोनों में से, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। या तो मैग्नीट्यूड ए की इक्वल हो जाएगा या तो मैग्नीट्यूड बी की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जरा समझते हैं फिगर से इसको क्या कह रहा है। सपोज मान लो कि एक वेक्टर मेरे पास इधर है और दूसरा वेक्टर मेरे पास इधर है। ठीक है, ये वेक्टर बी है, और मान लेते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो 120 है। ठीक है, मेरे पास गिवन होना चाहिए क्या? गिवन ए होना चाहिए कि आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और एंगल गिवन होना चाहिए 120। दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तो इसका मैग्नीट्यूड मैं सीधे आंख बंद करके लिख दूंगा कि वेक्टर आर होगा, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर आर का वो किसके इक्वल हो जाएगा? या तो मैग्नीट्यूड ए के इक्वल हो जाएगा या तो बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है ना। सपोज इसका 5 होगा तो इसका भी 5 होगा, फिर इसका भी 5 होगा, और ये जो है वेक्टर आर इन दोनों के एंगल को हाफ एंगल में डिवाइड करेगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री। इसका काम आता है जब एनएलएम वगैरह अपन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर देखेंगे कि दो फोर्सेस, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, और दोनों मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उन दोनों के बीच जो है एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो इसका जो नेट हो जाएगा वो बीच से निकलेगा और कितने के इक्वल हो जाएगा? 10 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले रिजल्टेंट में जो मैंने बताया एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। और अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनके बीच का एंगल 120 है तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से निकलेगा, मतलब बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तीसरी बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, जो आपको फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज करनी है आगे चल के। ठीक है, ये कौन सा नंबर होगा? आई थिंक 6 या 7 होगा क्या, और देखते हैं। हाँ, 6 नंबर है। तो 6 नंबर में आपको क्या लिखना है कि अगर मेरे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर आर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, जरा समझते हैं। ये वेक्टर आर है, ए है मेरे पास, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट जो है कहीं इधर से जाएगा। ठीक है, अब ये बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने ये आपको कंडीशन नहीं दी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो बाइसेक्ट करेगा, अगर नहीं इक्वल है तो बाइसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो वेक्टर आर आया इसका आपको मैग्नीट्यूड लिखना। आप जरा मैग्नीट्यूड लिखो, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखो, तो आप लिखोगे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखोगे। मुझे बताओ थीटा क्या होता है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, बीच का एंगल कितना है? 90। यहाँ थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? 90 लिखोगे, और कॉस 90 की वैल्यू 0। अगर ये 0 हो गया तो पूरा इधर 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया वो कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? चल, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जिनको हमें पढ़नी थी, वो हमने आज यहाँ पर खत्म करा। ठीक है, अब अपन चलेंगे किस पर? वेक्टर प्रोडक्ट पर। वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट हमें दो तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कैसे कैसे? एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को अपन बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपन हेडिंग बनाएंगे अब वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको अपन पढ़ते हैं जरा, वेक्टर प्रोडक्ट को। ठीक है, अच्छा,
दो टाइप का पढ़ना है अपन को, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, इन दो नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले समझ लेते हैं कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप लिखोगे ए डॉट बी, तो बीच में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको डॉट कहते हैं। और इसका जो रिजल्टेंट आता है आर जो आता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, मतलब यहाँ पर एरो नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इधर आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ए क्रॉस बी लिखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसकी जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। भी समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। तो नाम ऐसा क्यों बोलते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई। अपन स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट से, ठीक है। चलो, तो हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले अपन डॉट प्रोडक्ट। तो जरा पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। क्या कहता है डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं इस तरीके से, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा ए डॉट बी, तो मैं लिखूंगा ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, ए और बी क्या है? ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यहां पर मैं बोल देता हूं, आगे इधर लिख देता हूं आपको कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, एंड वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और उसके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन अपन देख लेते हैं। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऐसा क्यों होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा आपसे यहाँ कि ए डॉट बी जो होगा वो ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिखूंगा कि अलग कंडीशन में इसकी क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है। मान लो मुझे ए डॉट बी को जो है मैक्सिमम बनाना है, ठीक है, मैक्सिमम बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको ए डॉट बी को मैक्सिमम बनाना है तो आपने एक वेक्टर इधर ले लिया, दूसरा वेक्टर इधर ले लिया। अब जब आपने दो वेक्टर सेलेक्ट कर लिया तो इनका मैग्नीट्यूड तो आपने फिक्स कर दिया, भाई इसका लेंथ फिक्स कर दिया ना। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो एरो होगी उसकी लेंथ क्या होती है, मैग्नीट्यूड। तो मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपने फिक्स कर रखा है। अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको आपको मैक्सिमम करना है। तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, किस पे डिपेंड करेगा? इन दोनों के बीच के एंगल पे। भाई आप इनको डिक्रीज करके या इंक्रीज करके आप क्या कर सकते हो, इसके बीच इसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये डिपेंड करेगा किस पर? कॉस थीटा पर। और अगर मैक्सिमम होना है तो कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। और कॉस थीटा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कल जब मैं वेक्टर एडिशन पढ़ा रहा था तो मैं बताया था आपको कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा को 1 होना पड़ेगा। कॉस थीटा 1 कितने डिग्री पर होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होगा। अगर मैं थीटा यहां पर रख दूं 0, तो ए डॉट बी आ कितना जाएगा? ए डॉट बी आ जाएगा, कॉस थीटा 1 है, 1 रखोगे तो ए बी आ जाएगा, ठीक है, ए बी। और ए जो है ए डॉट बी, अगर ए बी लिखा है तो ये डॉट प्रोडक्ट का जो है मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गया। समझ आई बात यहां तक? क्लियर सबको? चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। ए डॉट बी ए बी होगा किसका? जब आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होगे, ठीक है, यहां तक बात। अच्छा, जरा थीटा 0 होने का मतलब क्या है इसको समझो कि एक वेक्टर इधर है और थीटा 0 है तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन हो जाए। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों और उनका आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम आएगा। समझ आई यहां तक बात? क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा आगे चलते हैं, अपन मिनिमम की बात करेंगे कि जो ए डॉट बी है ये मिनिमम कब होगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला भाई मैक्सिमम या मिनिमम होगा डिपेंड करेगा कॉस थीटा पर। तो कॉस थीटा की
मिनिमम वैल्यू मुझे पकड़ना पड़ेगा, और आपको पता है कि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितने डिग्री पर होती है मिनिमम वैल्यू -1? तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू जब आप निकालोगे तो आएगी कितनी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी कितनी, a डॉट बी, और कॉस थीटा कितना है, -1। -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू -1 क्या बन जाएगा, माइनस का a इंटू बी बन जाएगा। अब आपको पता है कि दो वेक्टर का जो मिनिमम होगा डॉट प्रोडक्ट वो -ab होगा। व्हाट इज ab? a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। अच्छा, अब मिनिमम होगा कब, बोल रहा है कि एंगल 180 होगा, मतलब एक वेक्टर इधर होगा और दूसरा वेक्टर इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो मिनिमम आएगा। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन अपन और देखेंगे कि अगर मान लो दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, और उन दोनों का थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर अपन डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, थीटा 90 होने का मतलब क्या है भाई, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर ऊपर हो गया, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि जो मैं a डॉट बी लिख रहा हूं वो कितना लिख सकता हूँ, cos 90 0, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा कब, जब उनके बीच का एंगल 90 हो। 90 होने का मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये आ गई आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। चलो, तो ये मैंने पूरा चार्ट आपको एक डायग्राम के फॉर्म में बना दिया। मैक्सिमम ए बी, मिनिमम -ab। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं a डॉट बी का रेंज लिखना चाहूँ, वेक्टर a डॉट बी का रेंज, रेंज का मतलब क्या होगा, किसकी जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो आप मुझे बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने क्या निकाला है, -ab निकाला है, तो मिनिमम वैल्यू होगी -ab। तो इसकी वैल्यू -ab या इससे बड़ी होगी, भाई मिनिमम ये है तो इससे बड़ी ही होगी, या तो ये होगा या इससे बड़ी, इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती। और मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाला है कितना, a इंटू बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ए बी है, मतलब इसकी वैल्यू ए बी या इससे छोटी होगी। तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप लिखोगे उन दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उनका मल्टीप्लाई कर लो और उसमें माइनस साइन लगा दो। तो माइनस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दोज वेक्टर से लेकर के मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दोज वेक्टर, प्लस वाला इधर माइनस के साथ ले लेंगे, उधर प्लस के साथ ले लेंगे। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको। तो ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कहानी थी जिस पर सवाल आते थे उसको मैंने आपको समझाया, ठीक है। समझ आई बात यहाँ तक सबको, ठीक है। अब जरा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। आज थियोरी पर ही बात होगी, सवाल इसके कल आएंगे, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं कि भाई आखिर कह क्या रहा है डॉट प्रोडक्ट का मतलब। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक वेक्टर ए लिखा इधर की तरफ, ठीक है, दूसरा वेक्टर मैंने बी लिख दिया इधर की तरफ। एक काम करते थोड़ा सा इसको ना और तरीके से डायग्राम बनाया जाए तो समझ में सही से आएगा, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं। ये हो गया मेरे पास वेक्टर ए और ये हो गया मेरे पास वेक्टर बी, ये हो गया एंगल थीटा। मैंने आपको प्रोजेक्शन बताया था, प्रोजेक्शन सॉरी कंपोनेंट करना, ठीक है। कंपोनेंट करना मैंने कैसे बताया था कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस है मेरे पास और ये वाई एक्सिस है और ये वेक्टर आर है, एंगल थीटा है, तो आप अगर इधर प्रोजेक्शन लोगे इसका तो ये वाली वैल्यू कितनी होती थी, आर कॉस थीटा, ठीक है। इसको इधर इसका कंपोनेंट लोगे। अभी प्रोजेक्शन क्या होता है, इसी से रिलेटेड है तो आएगा डॉट प्रोडक्ट में ही आगे, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर बी है और मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूँ या कंपोनेंट ले लूँ, इस पर बात दोनों एक ही है, आगे जब प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। प्रोजेक्शन का मतलब कि अगर आप ऊपर से एक टॉर्च जलाओ 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन से, तो इस वेक्टर का
जो शैडो होगा, ए इसकी क्या हो गई, शैडो हो गई, ठीक है, किस पर, वेक्टर बी का शैडो ऑन वेक्टर ए, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मेरे पास आएगी ये कितना आ जाएगा, बताओ भाई, बी है तो सपोज इसका मैग्नीट्यूड मैंने बी बोल रखा है, ठीक है, ये टॉर्च हटाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बी लिखा है, तो बी किसकी तरफ आ रहे हैं, थीटा की तरफ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बी कॉस थीटा लिख सकता हूं, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैंने ए बोल रखा है, ठीक है। तो अगर मैं ए डॉट बी लिखूं तो मैं ए डॉट बी लिख क्या रहा हूं, ए और बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या है, व्हाट इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट, ठीक है, दोनों बात यहां पर सेम है, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो वेक्टर बी का अगर ए पर मैं प्रोजेक्शन ले लूं, ठीक है, और उसको वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यही तो बन रहा है भाई ए डॉट बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा ए का बी पर प्रोजेक्शन है, समझ आ गई बात। तो ये इसको इस तरीके से अपन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, कैसे बताओ, मैंने क्या लिखा यहां पर, एक बार फिर से लिख देता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा इंटू बी, भाई स्केलर है तो स्केलर को कैसे भी लिख लो, कॉस थीटा को ए के साथ एसोसिएट कर दिया और बी को अलग कर दिया, तो मैं अगर लिखूं सपोज इधर लिखूं वेक्टर बी और इधर लिखूं वेक्टर ए, ठीक है, इधर मैंने वेक्टर ए लिखा और एंगल थीटा, वही बात कि ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैंने बी मान रखा है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन लो या कंपोनेंट लो ऑन वेक्टर बी, तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और इसमें बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू बी बन जाएगा। बताओ, ए डॉट बी के ही तो इक्वल है, ए कॉस थीटा इंटू बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, और ए किसके इक्वल है, ए डॉट बी के इक्वल है, समझ आई बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो ए का प्रोजेक्शन या तो बी पे ले लो और बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन आप ए पर ले लो और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो है इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग से थोड़ी सी चीज़ें निकल के आती हैं। बाकी प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे अच्छे से। और डॉट प्रोडक्ट की जितनी थियरी बताई अभी इस पर सवाल कराने बाकी हैं, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। थियरी बहुत बढ़िया से आपकी कवर हो रही, इसके बाद क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से करते चलो चीज़ें, ठीक है। चलो बहुत